अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार माया तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं। सिंध जी राजधानी कराची में ॾोहारियुनि जो राज बदमनी उरूज ते आहे। स्ट्रीट क्राइम्स में वाध थी चुकी आहे। रुगो हिकिड़े ॾींहं जी ॻाल्हि कजे त 3 शहरी पंहिंजूं हयातियूं विञाए वेठा। फोरू जेके आहिनि सरेआम घुमंदा रहनि था। पुलिस इन्हनि खे कंट्रोल करण में बेवस नज़र अचे थी या लातालुक बणियल आहे। फोरू फुर करण सां गॾोगॾु शहरियुनि जूं हयातियूं पिणु खसे वञनि था। इन हवाले सां जेकॾहिं कल्ह वफ़ाक़ी हुकूमत जी स्टेटमेंट ॾिसिजे त वफ़ाक़ी हुकूमत जो चवणु आहे त सिंध में कमज़ोर हुकूमत हुजण सबबि माफ़िया ऐं गैंगस्टर ताक़तवर बणियल आहिनि। सिंध में रियासत जो निज़ाम इंतिहाई कमज़ोर आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त सिंध जी राजधानी कराची हिन वक़्तु जेको आहे सो ॾोहारियुनि जे कब्ज़े हेठि नज़र अचे थी। इन खां अलावा बल्दियाती क़ानून में तरमीम जे हवाले सां पीपुल्स पार्टी ते तमामु घणी तनक़ीद थी रही आहे। इन हवाले सां पीपुल्स पार्टी जे सूबाई वज़ीर सईद गनी जो चवणु हो त जमात इस्लामी समेत समूरियूं जमातूं जेकॾहिं सॼी ज़िंदगी बि असेंबली जे अॻियां धरणो हणी वेहनि त उन्हनि जी मर्ज़ीअ मूजिबि इन में तब्दीलियूं नथियूं करे सघजनि। मुशर्रफ वारे दौर जो कारो कानून वापसि न आंदो वेंदो। इन हवाले सां सईद गनी जो चवणु हो त PSP सरबराह जी हैसियत ई केतिरी आहे, हू काउंसलर जी सीट बि नथो खटे सघे। ऐवान में वेठल या असेंबली फ्लोर ते वेठल जमातूं त ॻाल्हाए सघनि थियूं, पर जंहिं पार्टी जा 100 MPs हुजनि त उते ॿियनि पार्टियुनि जी बाक़ी छा हैसियत वञी बचे थी। इन हवाले सां गवर्नर सिंध जो अॼु चवणु हो त बल्दियाती कानून कारो कानून आहे। इन ख़िलाफ़ हरारत या गर्मी जेका आहे उहा सियासी हवाले सां वधी रही आहे। सिंध हुकूमत खे सभिनी स्टेक होल्डर्स खे गॾु वठी इन मामले ते मुशावरत करण जी ज़रूरत आहे, पर पीपुल्स पार्टी इन कानून में तरमीम जे हवाले सां रिविज़िट करण खां बिल्कुलु इनकार करे छॾियो आहे। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन्हनि ॿिन्ही मौज़ूअनि खे कवर करे सघूं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे हुननि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ गोहर खटक साहब असां सां गॾु आहिनि। वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीपुल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ नईम मवाण बि असां सां गॾु आहिनि। नईम साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PSP मां उस्मान साहब बि असां सां गॾु आहिनि। उस्मान साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी जज़ाकल्लाह, आपकी आवाज़ बड़ी हल्की आ रही है मुझे। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ आप तक आवाज़ क्लियर आए। गौहर साहब, क्या कहेंगे अगर बदमनी के हवाले से बात की जाए? बड़े अफसोसनाक वाक़यात। एक यंग नौजवान जिसका अभी वलीमा होना था, जिसकी अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले शादी हुई थी, उस समय 2 और शहरी जो हैं अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे हैं। लगता है ऐसे है कि इस वक्त कराची में जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं उनको खुला छोड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या था और आज मैं उनके जनाजे में भी गया था, कुछ बच्चे के, और उनके घर भी गया था। बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि वो बच्चे की कल शादी हुई थी, आज उसका वलीमा था और उसके माँ से कंगन उतारे जा रहे थे और वो बच्चा गेट खोल के आया है और उसको गोली मार दी और उसको शहीद कर दिया। ये असल में हुकूमत का काम होता है, इदारों का काम होता है, और मुझे यहाँ इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम को भी कंट्रोल नहीं कर सकी। अच्छा, मैं अभी आपको यहाँ इस प्रोग्राम की तवज्जुह से कहता चलूँ कि मैं अपने हलके में से अभी आ रहा हूँ। सायमा के करीब एक पट्टी है, सायमा सोसाइटी और बंद के बीच में एक पट्टी है, उस पर खुलेआम कब्जा हो रहा है और दबा के कब्जा हो रहा है। कोई 500-600 प्लाटों पे कब्जा हो रहा है। और मैं आपके शो में चैलेंज से कह रहा हूँ, आप चले मेरे साथ। और दनाके से हो रहा है और उसको DC और हुकूमत और पुलिस मिली हुई है, उनको कुछ कह नहीं रही है। कल जब यहाँ कोई हादसा होगा, कोई वाकया होगा या कोई नुकसान होगा तो सब रोएंगे, लेकिन आज जो हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है और कल जो होगा उसकी जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत होगी, जो भी हादसा होगा। सिंध हुकूमत का मसला ये है कि ये सिर्फ पैसे कमाना जानती है। एक सिस्टम है इनका, वो सिस्टम चलना चाहिए। इनको किसी से कोई परवाह नहीं है। कल के दिन में 3 लोगों को टारगेट किलिंग में मारा गया है और डकैतियों में मारा गया है। कोई पूछने वाला नहीं है। आप पुलिस से पूछे, पुलिस किसके अंडर आती है? वजीर दाखिला इन्होंने 10 साल से रखा ही नहीं है। सिंध हुकूमत ने वजीर दाखिला कलमदान वजीर आला साहब ने अपने पास रखा हुआ है क्योंकि फिर वो सिस्टम खराब हो जाएगा जो इनका सिस्टम चलता है। बड़ा अफसोस होता है। सिंध हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करे और ये जो कब्जा माफिया हो रहा है इस वक्त, मैं जो कह रहा हूँ मेरे हल्के में हो रहा है वो तो एक अलहदा बात है। पूरी कराची में इस वक्त कब्जा हो रहा है और जो आपको खाली प्लाट मिल रहा है या जो खाली ST मिल रही है या जो खाली ग्राउंड मिल रहा है, पीपल्स पार्टी के लोग उस पर दिन दराके कब्जा कर रहे हैं और उनके साथ पूरा सिस्टम मिला होता है। उनके साथ DC मिले होते, पुलिस मिली होती है, उनके साथ जो सिस्टम के लोग हैं वो मिले हुए थे।
तो नहीं ये साहब- मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इस पे आवाज उठाएं और सिंध हुकूमत को थोड़ा जगाए। बहुत शुक्रिया। नईम साहब क्या कहेंगे छा चवंदो कराची में हिन वक्त जेका सूरत हाल है ॾोहारियुनि जी सरगर्मी जे हवाले सां ॾोहारी तमामु घणो एक्टिव नज़र अचनि था ऐं बेरहमाने तरीक़े सां शहरनि जो खुलेआम ॾींहुं ॾिठे क़त्ल पियो थिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये जो शहादत हुई है मैं समझता ये हूँ कि वो कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और इस किस्म के इंसिडेंट अब जो होने लगे ये वो इंसिडेंट्स हैं, हम ये कह सकते हैं कि जिसको आप मोबाइल स्नैचिंग कह सकते हैं या कोई चीज़ छीना छमटी आप कह सकते हैं, यही कराची। लेकिन ये कौम की हयात नहीं है, कौम के लिए अजाब है। वो सेंटेंस किसी और उसमें पस मंजर में कहा गया। ये तो बड़ी दहशतगर्दी है खुलेआम। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। बात ये कि ये वही कराची शहर है जिस कराची शहर का अमन व अमान जिस तरीके से तबाह कर दिया गया था। इस कराची के अंदर एक मिस कॉल के ऊपर, एक मैसेज के ऊपर पूरा कराची बंद कराया जाया करता था। इस कराची के अंदर 35-35, 40-40 लोगों की गिनती हुआ करती थी। यही सिंध हुकूमत थी जिसने इस कराची को अमन व अमान दिया। इस वक्त जो जनरल जो क्राइम्स हो रहे हैं, ज़्यादातर जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो इनमें इन्वॉल्व हैं लोग, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करें। आपने जो हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं तो वो ये की बात करते हैं कि बच्चे घर में रो रहे थे, बच्चों को दूध नहीं मिला था, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बेरोजगारी थी, गुर्बत थी और सूरत हाल ये बनी कि आखिरकार मुझे पिस्तौल किराए पे लेना पड़ा या मुझे 2 नंबर पिस्तौल खरीदना पड़ा या चाकू घर से निकालना पड़ा। तो बात ये कि क्राइम तो अगर मैं बात करूं, क्राइम तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं अभी की आपको करंट का अगर रिपोर्ट में आपको दूं तो सिंध का एक शहर है लाहौर। लेकिन नहीं, इसका ये जस्टिफिकेशन नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आप क्रिमिनल्स को कंट्रोल ना करें, उनको छूट दे दें, फिर कोई भी किसी को मारता फिरे ना। उसी तरफ में आ रहा हूँ। बात ये है कि जैसे यहाँ सिंध हुकूमत की जो एक रेड होती है, जो सिंध हुकूमत ने जो ये कवानीन बनाए हुए हैं, सख्ती के साथ सिंध हुकूमत के जो कवानीन है वो इम्प्लीमेंट है और अपनी जगह काम करते हैं। यहाँ अभी जैसा कि उन्होंने पूरा मलबा उठा के सिंध हुकूमत पर डाल दिया। साथ ये भी बताएं कि सिंध हुकूमत के जो यहाँ वफाकी हुकूमत की तरफ से एक आईजी होता है जो कि वफाक की अलामत होता है। आईजी साहब ने क्या इंस्ट्रक्शन पास किए तमाम एसपीज को, तमाम डीआईजीज को, क्या उनकी रिट कहाँ खड़ी हुई है। हम तो उनको आईजी साहब को बुलाते हैं तो 4 दफा बुलाएं तो फिर वो एक चक्कर लगा के जाते हैं और बताते हैं कि वफाक ने हमें ये कहा है, वफाक ने इस तरीके से करने के लिए कहा है। बात ये है कि यहाँ जो क्राइम्स इस वक्त जो करंट क्राइम्स हो रहे हैं वो करंट क्राइम की वजह जो है वो बेरोजगारी है, गुर्बत है और यहाँ जो इस वक्त महंगाई है, मजीद जो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इसमें जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं वो ये वजह है इसकी। बाकी रियासत का काम होता है, सिंध हुकूमत का काम है कई हद तक क्राइम को कंट्रोल किया। मैंने कहा कि कराची का जब अमन व अमान बर्बाद था, एक जमात 35 साल से इस कराची के अंदर इख्तियार में बैठी हुई थी, जिनका लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, अब तो आप लोगों की हुकूमत है, आप लोगों की पुलिस है, तो आप लोग इस कानून की अमलदारी नजर नहीं आती। उस्मान साहब मेरे साथ है। उस्मान साहब, दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, नईम साहब की भी जस्टिफिकेशन आपने सुनी। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस वक्त महंगाई जो है वो बेकाबू हो चुकी है, बेरोजगारी है, लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन काफी है कि लोग अगर भूख से निढाल होंगे, भूखे मरेंगे तो जाहिर है बाहर निकलेंगे और क्राइम में जो है वो इजाफा होगा। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन कानून की रिट नजर नहीं आती। क्रिमिनल्स को खुला जैसे छोड़ा हुआ है सिंध की राजधानी कराची में। आप देखें कि दिन दिहाड़े जो है डकैतियां होती हैं, कत्ल हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों मौजूद मेहमानों को आपको मेरा सलाम। मैंने इनकी गुफ्तगू नहीं सुन सकती क्योंकि आवाज हल्की आ रही थी। बिल्कुल देखें, जो आपका जो इशू है आपने बिल्कुल सही बात की है। देखें, मैं समझता हूँ कि ये इशू का डायरेक्टली लिंक जो है वो सिंध के जो काला कानून उन्होंने पास किया है उसी से है। आप देखें, एक आम आदमी जो मजबूर हो गया है, जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये या 20,000 रुपये, उसको सरकारी स्कूलों के अंदर तालीम नहीं मिलती, उसको सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, घर का पानी साफ नहीं मिलता, हर चीज वो पानी की खरीद करती है, वही उसका पानी जो लाइफ में आना चाहिए वो हाइड्रेंट माफिया के थ्रू, जिसको ये सिंध सरकार चला रही है और ये मैनेज कर रही है। सिंध सरकार तो हुकूमत में 13 साल से, ये क्यों नहीं हुई नाजायज हाइड्रेंट को जो हर इलाकों में 15-15, 20-20 हाइड्रेंट चल रहे हैं उनको क्यों नहीं तोड़ देती। तो ये हाइड्रेंट से वो पानी अपना खरीद के पिएगा, तालीम बच्चे की खरीद के हासिल करेगा, उसके बाद सरकारी स्कूल में वो जब नहीं पढ़ा सकता तो प्राइवेट स्कूल में भेजेगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा फीसेस भरेगा, तो मजबूर होकर इलाज के लिए जब उसकी माँ बीमार हो जाएगी तो वो वेंटिलेटर पर पहुंच जाएगी। और अस्पतालों में प्राइवेट में आपको पता है कि कसाई खाने बन चुके हैं जिनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, खासतौर पर सिंध भर में। और सरकारी स्कूलों को भी मैं समझता हूँ कि बदहाल हो चुके हैं और प्राइवेट स्कूलों को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं इस सिंध भर में। तो फिर लोग मजबूर होकर
आप सोचो ना कि मजबूर होकर एक बंदा फिर क्या करेगा, वो फिर रोड पे निकलेगा जिसके बच्चे पापों से मर रहे होंगे। हर नौजवान कराची का खुदकुशी तो नहीं करेगा। आपके सामने बेरोजगारी की वजह से 5 नौजवानों ने इस शहर की खुदकुशी कर ली है। फिर उसमें से 2-3% 3 करोड़ की आबादी ने ऐसे भी निकलेंगे जो रोडों पे निकलेंगे और क्राइम में इजाफा होगा। फिर आपके जितने भी थाने हैं, थाना सिस्टम का पुलिस जितना सिस्टम है इस वक्त एसएचओज हैं, आप कोई भी इस वक्त कराची का थाना उठाकर देख लें, सिंध का थाना उठाकर देख लें, तो उसको पीपल्स पार्टी के लोग डायरेक्टली हैंडल करते हैं। और वो एसएचओ जो इन थानों पे लगते हैं वो लाखों रुपए रिश्वत देकर लगते हैं। जब लाखों रुपए रिश्वत देकर लगेंगे तो आपके सामने, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी कंटिन्यू प्लीज, आ रही आवाज जी। लाखों रुपए रिश्वत देकर जब वो लगेंगे तो फिर उसके बाद इन क्रिमिनल को वही पालते हैं। आपको मैं बता, कराची के अंदर वहाँ लेहरी एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं मणिपुर से डेली 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक डकैतियां होती हैं और वो गाड़ियों को रोक कर लाइन और जोरों कतार में रोकते हैं। और ये सिलसिला तो 3 महीने से चल रहा है। तो मुझे बताएं 3 महीने तो जो मेरे इल्म में है कि वहाँ पे ये सब नौगवार एरिया है, इस टाइम पे नहीं चलता। उस्मान साहब तो कहना ये चाहिए कि वफाकी हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियां हैं, जो इस वक्त महंगाई है, वो भी कॉज है, वो भी असबाब है। जी सुबाई भी है ना। 18वीं तरमीम के बाद सूबे की पुलिस तो ये कंट्रोल कर रहे हैं ना, वफाक तो कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर इसमें कहीं बेबसी, लेकिन उस्मान साहब मुआशी पॉलिसीज जो हैं वो तो वहां से ऊपर से आती है ना। आप देखें तेल पेट्रोल। मैं कह रहा हूँ कि इसमें पीटीआई भी कसूरवार है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कसूरवार है। जब तक ये लोग नहीं सीखेंगे, करप्शन के अलावा इनके पास कोई उठाना ही नहीं है। आपको पता है कि सारे इनके मिनिस्टर्स आप उठाकर देख लें, वजीर आला को ले लें, सब पे नैब के तो केसेस चल रहे हैं। नैब पे किस पे नैब का केस नहीं चल रहा? ये सारा धंधा बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। कराची से कश्मीर तक सिंध के अंदर लोग बेचारे कस्मों फरोशी की जिंदगी की निचली सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक, उस्मान साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं दूसरे मेहमानों का मौकिफ ले लूंगा। और सब गुफ्तगू आपने सुनी उस्मान साहब की, उनका कहना था कि महंगाई एक फैक्टर है, नो डाउट, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोग जब भूख से निढाल होंगे तो सारे लोग तो खुदकुशी नहीं करेंगे ना, लोग निकल के दूसरों को भी मारेंगे फिर। जी देखिए, बात यह है कि महंगाई सिर्फ कराची में नहीं है, महंगाई पूरे पाकिस्तान में है और पूरी दुनिया में है। यूरोप में भी महंगाई है, अमेरिका में भी महंगाई है। महंगाई का ये मसला नहीं है कि आप लॉ और कानून का कोई वो नहीं हो, इस्तेमाल ही नहीं हो। मैं अभी आपके यहाँ बैठ के चैलेंज करता हूँ कि जो ऑपरेशन किया था ये सिंध हुकूमत ने नहीं किया था, ये आर्मी ने किया था, रेंजर ने किया था। कल आप रेंजर को इख्तियारात देते, रेंजर को बोले कि स्ट्रीट क्राइम रोके, कब्जे रोके, पानी की जो इनकी लाइनें हेडरन चल रहे हैं उनको रोके। चैलेंज के साथ कहते हो 3 महीने में कराची बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि रेंजर आती है विफाक के कंट्रोल में। विफाकी इदारे पैसे नहीं लेते। यहां पर जो पुलिस इनका सिस्टम बैठा हुआ है, पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं। अभी कल की बात है, एक स्ट्रीट क्राइमर जो क्रिमिनल था वो आया है जेल से 6 महीने के बाद। उसको जिस बंदे ने पकड़वाया उसको गोली मार दी। उसको गोली मार दी कि आपने मुझे पकड़वाया क्यों? उसकी वजह ये थी कि पुलिस उसके साथ मिली हुई थी, केस कमजोर कर दिया एसएसपी और इन्वेस्टिगेशन वालों ने। 6 महीने बाद वो आया वापसी और उसको मार दिया। उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? ये हालात उसी तरफ जा रहे जो 2013 के ऑपरेशन से पहले थे। और अगर सिंध हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए तो मजबूरी है, फिर वफाक को ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहां पर बैठ के मैं ये कह दूं कि पहले का जो ऑपरेशन था वो भी सिंध हुकूमत और सिंध हुकूमत की मर्जी से नहीं हुआ था, वो वफाक ने किया था और आर्मी ने किया था। और इनको खबर भी नहीं थी कि ऑपरेशन होने जा रहा है। उसके लिए बहुत पहले तैयारियां हो गई थी। और अब भी जो कराची का और सिंध का सिस्टम है, इसके लिए भी तैयारियां हो रही है। अगर सिंध हुकूमत होश के नाखून हाँ, कराची और सिंध देखे। हम कराची की बात इसलिए करते हैं कि कराची में ये चीजें हाईलाइट हो जाती है, सिंध में ये चीजें हाईलाइट नहीं होती है। सिंध में देखे, सिंध में बदमानी बिल्कुल अरूज पर है। वहां वडेरा और इनके एमएनए एमपी किसी को भी कत्ल कर देते, कोई बोलने वाला नहीं होता है। अब जब से पीटीआई आई है सिंध में, वहां वो चीजें हाईलाइट हो रही है। हर हफ्ते 10 दिन में एक केस आ जाता है कि एमएनए एमपी ने गरीब भारी को मार दिया, उसकी जमीन पे कब्जा कर दिया, नाजिम जोखियों का देख लें केस। जी नईम साहब, देखिए बात यह है कि मेरे भाई ने जिस तरीके से पूरी सिंध हुकूमत पे तनकीद की है और इल्ज़ाम जिस तरीके से लगाए हमने कि रूल और कानून ये कहता है इल्ज़ाम लगाओ तो साबित भी करो। या सूरत हाल जैसे भी इन्होंने कहा जी सायमा के सामने कब्जे हो रहे हैं तो वो सब जगह, हालांकि एमएनए भी इनका, एमपी भी सायमा के सामने इनका। और बात ये कि ये फिर सिंध हुकूमत को बीच में जो है वो साथ लेकर आ रहे हैं।
मैं आज ये कर रहा हूँ कि कराची के अंदर जो 6 अजला थे, 6 अजला के अंदर 4 डिस्ट्रिक्टों के चेयरमैन MKM के थे, मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची और सबसे ज़्यादा MKM के यहाँ MP MNA थे, यहाँ वजीर दाखिला तक यहाँ उनका था। सूरत हाल ये थी कि इस कराची के अंदर मैंने ये आपको बताऊं कि एक DSP किसी सेक्टर यूनिट पे जाता था तो उसको कहते थे जूते बाहर उतार के आओ। यही कराची जो सिंध का कैपिटल है, जो इन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने ऑपरेशन नहीं कराया, तो मेरे भाई कोई बाहर से जिन्नातों ने नहीं आगे ऑपरेशन कराया था, ये जिन्नातों ने आगे यहाँ ऑपरेशन किया। यही सिंध हुकूमत थी जिन्होंने APC बुला के, तमाम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला के और टास्क दिया था कि आर्मी को कि आप जो है नेशनल एक्शन प्लान स्टार्ट करें। सबसे पहले हम, आप अगर हमारे पास कोई अस्करी देंगे तो हम सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी जो है वो देते हैं। जिनको ये टारगेट किलर जमात कहते थे, आजकल तो उनकी नफीस जमात बनी हुई है, जबकि इनकी आपा ज़ेरा जिनको नायब सदर थी या दिन दिहाड़े 1-2 यूनिट इंचार्ज उन्हें मारा था, मेरा ख्याल है उसको भी भूल गए होंगे। और जो डेड बॉडियां उठा के KP के भेजते थे, कहते थे और डेड बॉडियां चाहिए तो और भी भेज देते हैं। या कराची के अंदर मैं आपको बताऊं, हमारे बहुत सीनियर अफसरान जो SSP लेवल के अफसरान हैं, जो DIG लेवल के अफसरान हैं, अभी इन्होंने उनकी जिम्मेदारियां जो है वो वफाक ने अपने अंडर की हैं। 8 हमारे SSP लेके गए, हमने उसके ऊपर भी इनको आवाज उठाई। हालांकि हमने तनख्वाहें भी रोकने की बात की, हम तनख्वाहें रोक रहे हैं, लेकिन आपने भी तो उनको रोक लिया ना। सूबाई पुलिस कैडर बनाने की भी बातें हो रही हैं, आप लोगों ने भी तो, जिनको नहीं जाना था वो तो नहीं गए। देखिए जिनको रोका, अगर मैं बात करूं 30 को रोका ना, तो 55 फिर भी ये लेके चले गए अपने साथ। होता ये है कि जो काम करने वाले जो लोग हैं, अब इनको पॉलिसी याद आती है। जब अमन अमान खराब होने की सूरत नजर आती है तो इनको तो मौका मिलता है कि भाई हमें तो जो है वो तनकीद करने का मौका मिल जाता है कि कराची के अंदर अमन अमान खराब है, कराची के अंदर सूरत खराब है, रेंजर्स को टास्क दे दें, रेंजर्स को जो है वो सारी चीज दे दें। यहाँ अगर आप थानों के अंदर आप जाएं तो थानों के अंदर सूरत हाल ये कि एक लाकअप के अंदर 4-4, 5-5 बंदा गिरफ्तार अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पुलिस का काम होता है गिरफ्तार करना, इंसाफ देना, जस्टिस का काम होता है, जुडिशरी का काम होता है इंसाफ देना, जजेस का काम होता है इंसाफ देना। यहाँ हम गिरफ्तार करके जब उनको दे देते हैं तो फिर बेल कैसी होती है ये तो इनको पता होना चाहिए कि उसके ऊपर थोड़ा सा ये नजरसानी करें कि उनको बंद ही रखें लाखों के अंदर, चुमा से छोड़े ही ना। ये फ्लॉ FIR में ही होता है, ये स्टार्टिंग से थाने से ये चीजें शुरू होती है। नईम साहब ये तो आप भी मेरा ख्याल है समझते हैं, हमारे पास केस को इतना वीक करके दिया जाता है, अदालत तो सबूतों के एक दिन के अंदर कभी ऐसा होता था कि ये स्ट्रीट क्राइम 1300 होते थे कराची के अंदर। आज क्राइम की अगर मैं आपके सामने लेकर आऊं, जो अभी करंट पोजीशन है वो 200-250 पे चले गए वो क्राइम। जहां 1300 क्राइम होते थे वो 250-300 पे चले गए। अब तो वो जमात नहीं रही ना, अब तो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। 13 साल हो चुके हैं, तो कम से कम स्ट्रीट क्राइम्स पे तो कंट्रोल होना चाहिए ना। जो ज्यादा खुद CM साहब एडमिट करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए जितने भी स्ट्रीट क्राइम्स करंट हो रहे हैं ना, जो भी स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं ज्यादातर स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर पुराना कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है। ज्यादातर तादाद उन लोगों की निकल के आ रही है। मैंने कहा कि मैंने अपनी माँ का इलाज कराना है, पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, दवाइयां महंगी हैं, तो क्या करूं, पिस्तौल निकालूंगा बात। ये मैं आपको बताऊं रिकॉर्ड चीज है। मेरे साथ भाई चले जिस थाने के अंदर चले, मैं आपको इनको जाके दिखाता हूं कि जितने लोग अभी गिरफ्तार हुए ज्यादातर वो लोग हैं जो मैं आपको बताऊं बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं। लेकिन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनकी जानों की हिफाजत करना बहरहाल पुलिस और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। क्राइम थे, अगर वो 200 पर आ गए तो इंशाल्लाह ताला 200 क्राइम भी खत्म होंगे। लेकिन बात ये कि हम आपस में मिलकर मुश्तरका तौर पे आगे बढ़े। IG साहब को भी इंस्ट्रक्शन पास करें जो सिंध की जो है वफाक की अलामत है, और IG साहब के पास पूरी मशीनरी है जिसको भी ऑपरेट करते हैं, तमाम जो है पाबंद करें। DIG साहब को उनको तंबीह दें, ये क्राइम क्यों किस तरीके से क्राइम हो रहे हैं। अभी कह रहे हैं SHO पैसे लेके लगता है, तो IG साहब को बोले ना क्यों लगता है, IG साहब को लाटा है पैसे दे के लगा है। तो मेरा ख्याल तनकीद बरा तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बरा इसलाह होनी चाहिए। मजीद आगे हम जो है हम काम करना चाहते हैं सिंध के लिए। और अगर बात करूं, मैंने कहा ना कि लाहौर में हर एक मिनट बाद एक क्राइम हो रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ हाईलाइट नहीं होता मीडिया के ऊपर। जो पंजाब के जो चैनल है आप अपने पास लगा के देखिए कितने क्राइम वहां बढ़ चुके हैं। लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, घरों में लोग घुस के वहां डकैतियां मार रहे हैं। हर घर के अंदर वहां मैं बता रहा हूँ 1 मिनट बाद एक क्राइम है लाहौर के अंदर। क्योंकि बात ये ना कि वो इनकी डोमेन में नहीं आता है, इनको तनकीद के लिए रखा हुआ सिंध की, वहां नहीं बताएंगे लाहौर में क्या हो रहा है। उस्मान साहब गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप हैं हमारे साथ? जी उस्मान साहब, जरा अगर लोकल एक्ट में तरमीम के हवाले से, बल्दियाती कानून के हवाले से अगर बात की जाए तो बड़ी तनकीद की है पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी साहब ने अपोजिशन की दूसरी जमातों पे। लेकिन अगर PSP के हवाले से बात की जाए, उनका कहना है कि PSP है क्या, PSP की हैसियत क्या है, मुस्तफा कमाल पे काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते। मुझे बात करना जी प्लीज। ये जो पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, ये तो बूट पॉलिसी है, बोलने वाले लोग हैं। इनकी बातों में हम कहाँ से असर लेंगे। इनको 30 जनवरी को
ये पीएसपी साबित करेगी कराची की सड़कों पे। जब पीपल्स पार्टी का राम राम सत्य होगा तो तब्दील हो जाएगी इनकी हमेशा के लिए। और ये तब्दील कराची में नहीं होगी, कराची से कश्मीर तक तब्दील होगी। ये इंतजार करें, इनकी ख्वाब गफलत से जागने का टाइम थोड़ा रह गया और 30 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद ये सारे आपके सामने आपका मीडिया दिखा रहा होगा कि किस तरह ये पांव पकड़कर ये बैठे होंगे मुस्तफा कमाल के। आप भी दिखाएंगे और मीडिया भी दिखाएगा। अल्लाह के हुक्म से कराची का समुद्र निकल रहा है और ये समुद्र को रोक नहीं सकते। ये सैलाब की शक्ल में आएगा। के अंदर बात मैं आपको बारी दे रही हूँ उस्मान। बातों का तो हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते। इस तरह के जोकर पैदा होते रहते हैं और पैदा होते रहेंगे। ठीक जी नईम साहब। असल बात ये कि कराची के अंदर तजुर्बे बड़े होते हैं। कराची के साथ पहले एक और नया तजुर्बा हुआ है। सूरत हाल ये तजुर्बा ये हुआ कि यहाँ ये आपका मेरी टाइम म्यूजियम में ना एक फिश लेकर आए थे। उसको कहते थे नीचे चले जाओ, राइट चले जाओ, ऊपर चले जाओ ना। इनके पास भी एक फिश है ना, इनका ट्रेडमार्क लोगो जो एक मछली है ना इनके पास, वो भी इशारे पे चलती है। पहले तो ये बताएं वो इशारे कौन देता है इनको, और वो इशारे वाले कौन है जो अभी तक इनको आसरा देके बैठे हुए। इंशाल्लाह ताला आप एमएनए भी बनोगे, काउंसलर भी बनोगे, चेयरमैन भी बनोगे। ये इंतजार इनसे बड़ा जोकर पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। पहले सूरत ये थी, पहले बात कर ले, मैं आपको बारी दे रही हूं। उस्मान साहब नईम साहब कर ले। कराची का बेड़ा गर्क था तो मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची लेके बैठे हुए थे। एक पप्पी यहाँ लेने के लिए जाते थे, अल्ताफ हुसैन की एक पप्पी यहाँ लेने के लिए जाते थे। आजकल इनको जो है ना, जो है वो कराची के इनको याद आ गया कराची के अंदर ठीक होना चाहिए। बात ये है कि जितने धड़ इनके बन चुके हैं ना, जितने धड़, ये पढ़ी लिखी कौम थी ना, समझदार थी। इनके हाथ में पिस्तौल देके ना, कलाशनकोव देके अल्ताफ हुसैन ने बता दिया कि ये पढ़ी लिखी कौम नहीं है, ये कलाशनकोव वाली कौम है। लेकिन अब लोग जो जिनको शऊर था वो इनको छोड़ के निकल गए। अब इनके खुद धड़े बनना शुरू हो गए। पहले तो अपने जोगर संभाले। एक का जो है वो हैदराबाद में एक ने ऑफिस खोल दिया, एक ने पीआईबी में खोल दिया। इनके भी जोगरों ने कहीं ऑफिस खोला होगा। ये अपना टीन टप्पड़ सामान लपेटने की तैयारी करें। बात ये कि है तो कुछ भी नहीं इनके पास, काउंसलर नहीं है और बातें करते हैं सिंध हुकूमत के साथ। पहले काउंसलर तो लेकर आओ। पहला आदमी देखा चेयरमैन इलेक्शन 249 का लड़ने के लिए आया था। चेयरमैन लड़ते हैं इलेक्शन, और भाई किस पार्टी का चेयरमैन लड़ता है? सूरत हाल क्या हुई, उल्टे पांव भागना पड़ा। मेरा 5-6 नंबर पर आया। ये इनकी सूरत हाल है। और बात करते हैं कि सिंध हुकूमत में मुकाबला करने के लिए आते, काउंसलर तो लेकर के लेना जी गौर साहब, फिर मैं उस्मान साहब का मौका लूंगी। जी गौर साहब। पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल मना कर दिया, कोई तब्दीली नहीं आएगी। हम मुशर्रफ के दौर वाला तब्दीली तो इनको करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि सिवाय पीपल्स पार्टी की तमाम जमातें इसके खिलाफ है। और किसी कौम को इस तरह नहीं कहना चाहिए कि ये पूरी कौम जो है ना वो दहशतगर्द है या इनको बंदूक देनी चाहिए। अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी में सबसे ज़्यादा बदमाश इस वक्त है लियारी में भी, और ज़हर बलोच का ताल्लुक किससे था उसको हम बात नहीं करेंगे। आप तो आपने दे रहे थे उसको, उसमें नबील गबोल और ये सारे किस पार्टी से, हम उस पर बात नहीं पार्टी में था नबील गबोल। चले हमारी पार्टी में था, अब तो आपके पास है, मुबारक हो। अच्छा जी, बात यह है कि बल्दियाती कानून के हवाले से इस वक्त सिर्फ पीएसपी का मसला नहीं है। और सईद गनी साहब भूल गए कि वो शायद इक़्तिदार के नशे में इतने अंधे हो गए कि उनको पूरी तमाम पार्टी एक साइड पर नज़र नहीं आ रही है। अगर इस कानून में ज़रा बराबर भी थोड़ी ईमानदारी से इन्होंने काम किया होता तो सारी पार्टियां नहीं होती इस पर। पीटीआई, जमात इस्लामी इस वक्त धरना दिए बैठी है। पीटीआई इसके खिलाफ है, फंक्शन लीग इसके खिलाफ है, पीएचपी इसके खिलाफ है, नून लीग जो इनकी इत्तेहादी जमात है वो भी इस कानून के खिलाफ है। कानून क्या है? कानून ये है कि जी वही पुराना कानून इन्होंने किया है कि काउंसलर और चेयरमैन और मेयर के पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे। जिस तरह ये लोग पुलिस को कंट्रोल करते हैं, इदारों को सीएम हाउस से कंट्रोल करते हैं, डीसी अपने लगा के, इस कानून में भी सारे इख्तियारात डीसी को और उनके अपने लोगों को दिए हुए। वो सिंध हुकूमत अपने लोग लगाएगी। डीसी और चेयरमैन का कोई काम नहीं है। चेयरमैन के पास न रोड के पैसे होंगे, न वाटर बोर्ड उनके अंडर आएगा, न पुलिस उनके अंडर आएगी, कोई इदारा उनके अंडर नहीं आएगा। जब कोई इदारा उनके अंडर नहीं आएगा तो आपको रिजल्ट पता है, कोई काम करने को तैयार ही नहीं होता है। हाँ। कोई आपको सीवरेज का एक पाइप नहीं देता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हर 3 महीने के बाद इनकी कारकर्दगी रिपोर्ट देखेंगे, ताकि पहले मेयर के पास थे जो हेल्थ और एजुकेशन, तो वहाँ क्या हो गया? पैसे देंगे, ठीक है, ये मुझे सारे इदारे दे दे। जब मुझे बजट नहीं देंगे तो मैं इदारों किस चीज से चलाऊंगा? तनख्वाहें नहीं। बजट तो दे रहे थे ना, वफाकी हुकूमत ने भी दिया था। मेयर को बजट नहीं मिला था, वफाकी हुकूमत ने भी दिया था। आपने बिल पढ़ा है, इसमें सिर्फ बाथरूम जो रोड पे बने होते हैं उनका इख्तियार है और कोई इख्तियार नहीं है मेयर के पास। उसकी वजह यह है कि इनको पता है कि शहरी इलाकों में इनके मेयर और चेयरमैन नहीं आने, तो इसलिए ऐसा कानून। देखिए जी, केपीके में या पंजाब में हमने जो बल्दियाती कानून दिया है, अब मेयर हमारा आए ना आए बाइख्तियार होगा।
उसने आते अपने काम चलाना शुरू कर दिए। मेयर या चेयरमैन का मतलब ये होता है केपीके में भी तो यही है ना, सूबाई हुकूमत के पास है काफी चीजें, फंड्स का अभी क्लियर नहीं हुआ सारा, वहां तो आपके इल्म में इजाफा करते चलूं, वहां ऐसा नहीं है। अगर फजलुर रहमान साहब का कोई नुमाइंदा आपके पास हो या उनकी टीम का, उनसे पूछे कि इख्तियारात क्या दिए। 90% इख्तियारात नीचे यूसी सतह तक दे दिए, ऊपर मेयर तक, और जितने भी तरक्याती काम होंगे केपीके में अगर पीटीआई ने इतना डिलीवर किया तो केपीके के अवाम ने क्यों रद्द कर दिया? केपीके के अवाम ने रद्द नहीं किया जी, आप लोग यहाँ गलतफहमी में। केपीके में पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। जो दूसरे और तीसरे नंबर के कैंडिडेट थे वो पीटीआई के थे। जीतने वाले ने 20,000 लिए, पीटीआई ने 18,000 लिए, और जो रनर अप तीसरा था वो भी पीटीआई का था, उसने 15,000 लिए। अच्छा, ये सारा रिजल्ट आपको 2023 में आ जाएगा जब पीटीआई एक कैंडिडेट को फाइनल करेगी। और इसीलिए हमने तंजीम को भी खान साहब ने मुअत्तल कर दिया कि उसकी वजह ये थी कि तंजीम की हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, टिकट जिसको दिया गया बराबर वाले आदमी को मुतमईन नहीं किया गया। और इंशाल्लाह 2023 में आपको सारा रिपोर्ट आ जाएगी। हम हारे या जीते, हमने ये नहीं कहा जी वो इलेक्शन में बेईमानी हो गई, इलेक्शन चोरी हो गया। सिंध में आप इलेक्शन कराए, कल कराए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। बेईमानी किस तरह उस्मान साहब जी, केपीके के अंदर एक फेज में इलेक्शन हुए, एक फेज जहां इनका अभी रहता है, हाँ। इनका गढ़ था, वो गढ़ से तो फारिग हो गए, हाँ। जहां इनका स्टेक ही नहीं है ना, अभी तो उस फेज में इलेक्शन होने जो कि अभी होने थे, उन्होंने 16 मार्च पे ले गए। आरडी सिस्टम को बनाएंगे, फिर वो इंतजार करेंगे कोई इनको उधर लेके जाएगा। दूसरा बलजाती एक मैं आपको बात बताऊं, यह मेयर कराची और डिप्टी मेयर कराची जिस जमात का था ना, जिसके 4 चेयरमैन थे, वो 4 साल रोते गाते आखिरकार पेपर हवा में लहराते मजे सारे करके गया। इख्तियारात 28 महकमे थे उसके पास। कौन कौन से महकमे अगर बात करूं, बड़े महकमे आपको बताऊं, रोड उसने मेंटेन करने थे, पार्क बच्चों के मैदानात खेलने के उसने मेंटेन करने थे, स्ट्रीट लाइट उसके पास थी, हेल्थ के बड़े 3 अस्पताल उसके पास थे, कब्रिस्तान उसके पास थे। इसी तरीके से मैं बताऊं, एक बड़ी जो है ना उसकी लिस्ट अगर मैं आपके सामने रखूं, लेकिन जब आप कुछ डिलीवर ना करो उसके बाद हवा में लहरा जाओ और कराची वालों का टाइम जाया करो। इसी चीज को देखते हुए सिंध हुकूमत ने फैसला ये किया कि ये रोना है ना इख्तियारात का, कि हमें इख्तियारात नहीं मिलते, इख्तियार मिलते तो फंड नहीं मिलते, फंड मिलते तो इख्तियारात नहीं मिलते। ये रोना गाना ही खत्म कर दो। लेकिन उस साबिका मेयर ने सिर्फ सूबाई हुकूमत पे नहीं, वफाकी हुकूमत पे भी तनकीद की थी। उस्मान देखिए, हमारे पास यहाँ 2 दिहाई अक्सरियत मौजूद है, हम इख्तियार के अंदर मौजूद है, हम सूबाई असेंबली में कोई बिल पास करते हैं। बात ये कि हम 2 दिहाई अक्सरियत है, सादा अक्सरियत है, वो इंटीरियर सिंध से आपको मिली है। अक्सरियत के अंदर भी हमने अगर डिस्ट्रिक्ट को हमने बनाना था ना, बना गए डिस्ट्रिक्ट। हमें परवाह नहीं है किसी चीज की, हम उस्मान साहब जी, उस्मान साहब मेरे लीडर की जुबान भी ऐसी है, मुस्तफा कमाल की ना, वो भी खवातीन से ऐसी बात करते हैं। ये शऊर दिया कि लीडर ने पट्टा नहीं है, बुजुर्गों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, और ये इतनी बेशर्मी से बैठकर ढकाई से चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे होते हैं। ये जोकर किस्म के लोग हैं, अल्लाह की कसम। और 30 जनवरी को आवाम का काटे मारता हुआ समुंदर कराची की सड़कों पे होगा, और इनसे 10,000 करोड़ रुपए रोड पे पब्लिक को निकालेंगे, जैसे इन्होंने सूबे के विषय आवाम को लगाया था ना, खानों में डाले हैं, सूबा नहीं लगा सके, अभी भी लालबत्ती के विषय लगाया हुआ है, रोडों में निकले सूबा बन जाएगा। और भाई बात ये है कि आवाम समझ चुकी है, आवाम को रद्द करती है। ये जो पान के केबिन से पकड़ के ले आते थे लोगों को, बंगालियों को, बर्मियों को ले आते थे पकड़ के, हमारी रैलियां कामयाब करो, उनको काम करने नहीं देते थे। आप समझ आ गए कराची वालों को, आप पता लगेगा, लोग भूलते नहीं 12 मई को, लोग भूलते नहीं 12 मई को। लोग जानते हो मुस्तफा कमाल कौन था। मैं जरा इनको ड्रामों में डालो, किसी ये स्टेज ड्रामों में जाके तो आप भी डाल दो, मौत के कुएं के अंदर वो गोल घूम रहे थे। गैर पार्लियामानी लैंग्वेज ना यूज की जाए प्रोग्राम। हाँ, नहीं गलत। उस्मान साहब अगर चोर मैदान कर रही है बीएसपी और बीएसपी इंशाल्लाह 30 जनवरी को चोर मैदान। आसरा दिया बताओ ना, पहले बताओ तुम्हारा वो तेरी कौन का पैसा था, बताता कौन है जो राइट पे जा रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है, वो बताओ। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना मौका देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम का 1 मिनट बचा है बाकी। गौर साहब क्या देखते हैं, अपोजिशन की जमातें क्या कर सकेंगी? पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया। देखिए जी, पीपल्स पार्टी इस पे बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को एक्शन लेना चाहिए। ये सियासत है, इसमें कोई हर पे आखिर नहीं होता है कि नहीं जी मैंने नहीं करना। देखिए, अगर तमाम पार्टी एक साइड पर है और उनका एक मुतालबा है, आप उनको बैठे सुने। हम ये तो नहीं कह रहे, हो सकता है मेयर पीपल्स पार्टी का आ जाए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आ जाए, किसी पार्टी, उनके पास इख्तियारात होने चाहिए। वो 4 साल के बाद ये नहीं बोले कि जी मेरे पास फंड नहीं था, मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, मुझे पैसे नहीं मिले, मैं काम
देखिए जी, अगर एक इलाके का अगर आप किसी को सरबराह बनाते हैं, पुलिस, वाटर बोर्ड, सीवरेज बोर्ड, ये सारे उनको दे दें। जवाब नईम साहब का मौका ले लूं, वक्त खत्म हो चुका है जी। मसला जो है ना वो नईम साहब, कमेटी भी बनी है, तो क्यों कमेटी जो है तमाम स्टेक होल्डर से, तमाम पार्टियों से हमने जब समरी भेजी थी ना गवर्नर साहब को, तो गवर्नर साहब ने उसमें 3-4 चीजों पे ऑब्जेक्शन उठाया था। हमने 3-4 चीजों को रिमूव किया और बेहतर नमूने से फिर समरी भेजी, उस पर फिर ऑब्जेक्शन लगा दिया। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इनको नजर आ रहा है जिस तरीके से केपीके से बाहर हुए हैं ना, अब इनको पता है कि जनरल इलेक्शन 2023 में भी आवाम ने इनको रद्द कर देना है, और ये कौंसलर है ना, ये जीत जाए कम से कम, वो भी इन्होंने बनना नहीं है। तो वजह और कुछ नहीं है, बात ये है कि इनको मरोड़ पड़ रहे हैं जिस तरीके से। अच्छा जी, चले कराची के अंदर आपको एक बात याद होगी, इनकी तंजीम छोड़ के पीपल्स पार्टी के लोग आ रहे हैं, लोग जो है वो पीपल्स पार्टी के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आखिरी बात करके खत्म करूंगा। देखिए जी, पहली बात यह है कि यहाँ पर बैठ के मैंने चैलेंज किया था कि कंटोनमेंट में पीटीआई सबसे बड़ी जमात होगी पाकिस्तान की, आपको याद है, मैंने कहा था। और यहाँ पर बैठ के चैलेंज कर रहा हूँ कि 2023 में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, पंजाब में तो नहीं होगी 2023 में। ये जो सिर्फ इंटीरियर सिंध तक, ये लोग सिर्फ इंटीरियर सिंध तक रह गए हैं, इंटीरियर सिंध से पीटीआई। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त बड़े पंजी पुजाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।